नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। विपक्ष को एकजुट करने स्पेशल मिशन पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से रहेंगे दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ऐलान, कहा कि निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी के संगठन का होगा पुनर्गठन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 46 शिक्षकों को देंगी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, शाम को पीएम भी करेंगे बात। सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब विवाद से सिटीजन चार्टर तक सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े मामलों पर हो सकता है फैसला। कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने झोंकी ताकत, आज गुजरात में करेंगे रैली। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बार बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार विपक्षी एकता कायम करने के लिए प्रयास में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए आज 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। नीतीश 7 सितंबर तक दिल्ली में रहकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि जेडीयू का मानना है कि वो बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब राष्ट्रीय भूमिका निभाएंगे। पार्टी के नेता ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान कुमार ने एनसीपी नेता शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से भी मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने की संभावना है। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में कहा था कि सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं और मिलकर के चुनाव लड़ें तो भारी सफलता हाथ मिलेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया था और उन्होंने साथ ही कहा था कि हम संख्या की बात नहीं करते हैं, कि यही बात है कि एक साथ होकर लड़ेंगे तो भारी सफलता हाथ लगेगी। हम लोग कुल 7 पार्टी हैं, 4 पार्टी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे, बाकी की और लोगों से भी दिल्ली के मुलाकात करेंगे। कईयों का फोन आता रहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। तो ये नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है। इस दौरान ये तमाम मुख्यमंत्रियों से और कई लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रविवार को पार्टी संगठन में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी के संगठन का पुनर्गठन होगा। बता दें कि भूपेंद्र चौधरी रविवार को बरेली के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया। चौधरी ने कहा कि राज्य में बीजेपी संगठन का पुनर्गठन निकाय चुनाव के बाद होगा। इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य निकाय चुनाव जीतना है। बीजेपी का एक लोकतांत्रिक दल है और निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी की संगठनात्मक प्रतिक्रिया शुरू होगी, जिसमें मंडल, जिला और क्षेत्र स्तर पर कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी किसी की धर्म, जाति और संप्रदाय की विरोधी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। इसलिए ये सबका साथ और सबका विकास के नारे पर देश और प्रदेश का विकास करने में लगी हुई है। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से केवल 16 सीटें हारी थी। साथ ही उन्होंने कहा उसके बाद हुए उपचुनाव में पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गढ़, रामपुर और आजमगढ़ की दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सभी 80 सीटों पर चुनाव जीतेगी। तो भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से मौके पर राष्ट्रपति शिक्षकों को 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। आपको बता दें ये 46 टीचर अलग अलग राज्यों से चुने गए हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जिन शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें इसमें योग्यता प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए और एक सिल्वर मेडल दिया जाएगा। इन टीचरों के राष्ट्रपति से सम्मान लेने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सेलिब्रेट और उनका सम्मान करना है। सुनवाई आज होने वाली है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिन अहम मुद्दों पर सुनवाई होनी है वो इस प्रकार है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी सभी धर्मों में तलाक की एक समान व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका के साथ ही कोर्ट शादी की एक समान उम्र और बच्चा गोद लेने या वसीयत के नियम भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे मांग वाली याचिकाओं को भी सुनेगा। आपको बता दें कि इनमें से अधिकतर याचिकाओं पर कोर्ट पहले नोटिस जारी कर चुका है। अलग अलग दाखिल हुई याचिका पहली बार एक साथ लगाई जा रही हैं। इस बात की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट मिलते जुलते विषयों के चलते आगे सबको एक साथ सुनने का निर्देश दे या फिर अपनी तरफ से आदेश देने की जगह सभी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख दे और कह दे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही है, तो आज संभावना भी जताई जा रही है। अगली खबर कांग्रेस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि बेशक पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। वो लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी आज यानी सोमवार को गुजरात में कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले आज बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल आज अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, जिसके बाद वो 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेने के लिए साबरमती आश्रम जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3500 किलोमीटर लंबी पद यात्रा की जाएगी और ये लगभग 150 दिन में पूरी होगी। कांग्रेस ने इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 महीने का लंबा अभियान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए 15 सितंबर का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 182 सदस्य विधानसभा में 125 सीट जीतने की भी बात कही है। तो राहुल गांधी की तरफ से बात सामने आ रही है। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। इस दौरान भारत और बांग्लादेश रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपयोग की घोषणा हो सकती है। ये अनुमान जताया जा रहा है कि शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को होने वाली वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच कुशियारा नदी के जल के अंतरिम बंटवारे समेत कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आपको बता दें, दरअसल भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पीएम मोदी और शेख हसीना ने नेतृत्व में भारत बांग्लादेश ने भूमि और समुद्री सीमा गठन और सुरक्षा, संपर्क, विकास, सहयोग, संस्कृति, आदान प्रदान, बिजली, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त किए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की थी। एक यात्रा जो भारत और बांग्लादेश के बीच आधी सदी की साझेदारी का प्रतीक है, जो द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मॉडल के रूप में मजबूत तौर पर पूरे क्षेत्र में विकसित हुई है। तो इस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं कि इस प्रेस वार्ता के बाद कुछ मामलों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। शाह ने दावा किया है कि कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं
मेधा पाटेकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मेधा पाटेकर ने राज्य की जीवन रेखा नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापिका और सदस्य पाटेकर को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से मैदान में उतारा था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नर्मदा परियोजना का विरोध करने वाली मेधा पाटेकर को गुजरात की राजनीति में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए कुछ लोगों ने इन दिनों नई शुरुआत की है। मैं गुजरात के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वो नर्मदा परियोजना के साथ साथ गुजरात के विकास का विरोध करने वालों को राज्य में घुसने देंगे। ये सवाल उन्होंने पूछ डाला। आपको बता दें, दरअसल अमित शाह विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले गुजरात में आयोजित किए जा रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही हैं। झारखंड में मची राजनीतिक हलचल के बीच सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायकों को भेजे गए पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लाने की इच्छा जाहिर की है। इस दौरान सीएम विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी सदन में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा सदस्य पर राज्यपाल निर्णय लेने वाले हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। यह दावा किया गया था कि सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगढ़ा में अपना नाम 88 डिसमिल के क्षेत्रफल वाली पत्थर खदान लीज पर लिया था। आपको बता दें, ये तमाम बातें उनकी तरफ से सामने आ रही है। इस मामले की जानकारी सामने आने पर बीजेपी ने इस पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि राज्यपाल से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने राज्य भवन में मंतव्य भेज दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलने लगी है कि हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट हत्या मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस लगातार केस को लेकर नए खुलासे कर रही है। गोवा पुलिस रविवार को सोनाली फोगाट हत्या मामले में मुख्य आरोपी और उनके पीए सुधीर के रोहतक स्थित घर भी आई थी। आपको बता दें, बाद में टीम गुरुग्राम के एक फ्लैट में गई जिसे संगवान और फोगाट ने किराए पर लिया था। बता दें कि गोवा पुलिस की 2 सदस्यता टीम और रविवार को गुंडाफ्रिस नाम की सोसाइटी में पहुंची थी और इस सोसाइटी के टावर नंबर 4 के फ्लैट नंबर 901 में सोनाली अपने पीए सुधीर के साथ किराए पर रहती थी। यह फ्लैट सुधीर ने 3 महीने पहले ही किराए पर लिया था। गोवा पुलिस ने रविवार को सोनाली फोगाट के परिजनों और सोसाइटी की आरडब्ल्यू के अध्यक्ष संदीप की मौजूदगी में फ्लैट की तलाशी ली और इस दौरान सोनाली की कुछ ज्वेलरी, 2 घड़ी, आधार कार्ड, पासपोर्ट और 16,000 रुपए की नकदी और सोनाली का मोबाइल सहित कई सामान मिले हैं। गोवा पुलिस ने सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी सोनाली की सफारी की भी तलाशी ली, लेकिन इनमें कुछ खास बरामद नहीं हुआ। पूरी छानबीन हो जाने के बाद गोवा पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया है और पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गोवा जाने से पहले दोनों अपार्टमेंट में रुके थे। पुलिस ने रोहतक में संगवान के घर से उसका पासपोर्ट भी ढूंढा और उससे परिजनों से भी पूछताछ की है। तो ये बता दें कि पुलिस वहां पर पहुंची और तमाम सामान जब्त कर लिया है और पूछताछ भी की गई है। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई के तहत ऑनलाइन 1 दरोगा भर्ती परीक्षा में हुए कथित फर्जीवाड़े के संबंध में रविवार को विशेष जांच दल यानी कि एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज किया है। 1 साल पहले हुई भर्ती परीक्षा की प्राथमिक जांच में धांधली की पुष्टि होने पर एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की है। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती परीक्षा में जांच कराने के संबंध में मिले निर्देश के बाद प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने एसटीएफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें, सीएम ने कहा कि वो उनकी सरकार में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अपने प्रदेश के ईमानदार और पश्चिमी युवाओं के साथ हमारी सरकार कोई भी अन्याय नहीं होने देगी। गौरतलब है कि पिछले साल 16 से 25 सितंबर के बीच 18 पालियों में 1 दरोगा के कुल 316 रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। एसटीएफ और साइबर विभाग की जांच के बाद इसमें अनियमितता और कुछ छात्रों के द्वारा नकल करने की पुष्टि
की गई थी। तो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद सदस्यों के रूप में 12 लोगों को मनोनीत करने और संबंधित तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार की सिफारिश वापस ले ली है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 2 साल पहले एमएलसी के रूप में मनोनीत करने के लिए 12 लोगों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फाइल को मंजूरी नहीं दी थी। कला, साहित्य, सामाजिक कार्य आदि के क्षेत्र के लोग एमएलसी के रूप में मनोनीत होने के पात्र होते हैं। आपको बता दें कि एमवीए ने जिन 12 लोगों का नाम एमएलसी बनाने के लिए भेजा था, उनमें अभिनेत्री उर्मिला का नाम भी शामिल था। उर्मिला कांग्रेस छोड़ने के बाद शिवसेना में शामिल हो गई थी। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से एमएलसी नामित करने के लिए भेजी गई सूची में शिवसेना की ओर से उर्मिला के अलावा विजय और पाटिल, चंद्रकांत और के नाम भी शामिल थे। आपको बता दें सूची में 12 लोगों के नाम भी शामिल थे। वंदे भारत ट्रेन को लेकर यात्रियों में काफी उत्सुकता रहती है। ट्रेन में फिलहाल 2 रूट हैं, जिनमें दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के रूट पर यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसके तीसरे रूट अहमदाबाद मुंबई रूट को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे 7 सितंबर यानी परसों से अहमदाबाद मुंबई रोड पर तीसरी वंदे भारत ट्रेन का आखिरी ट्रायल करेगा। अहमदाबाद मुंबई रूट पर तीसरी वंदे भारत ट्रेन का आखिरी ट्रायल 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया। बता दें कि इसमें इसके वास्तविक टाइम टेबल का पता चल जाएगा। ट्रायल रन के द्वारा वंदे भारत ट्रेन की रेक की रेत से भरा जाएगा और इसके बाद इसको सेफ्टी मानकों पर जांच के लिए मुख्य आयुक्त रेलवे सुरक्षा को सौंप दिया जाएगा। किसी भी नए ट्रेन के साथ ऐसा ही किया जाता है जब उसकी सेफ्टी मानकों को नापना होता है। बता दें कि CCRS के चेकिंग के बाद रेल मंत्रालय मुंबई अहमदाबाद के रूट पर इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दे देगी। इस ट्रेन को करीब 1 महीने तक अपनी स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम के ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद कम स्पीड 115 और सबसे हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।